जी वेलकम बैक। शो का दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं। तो वर्किंग के अंदर हमने 25 रुपए का सरप्लस कैसे निकाला, एक लाइन खाली छोड़कर रिवर्स अमाउंट लिखी, सरप्लस लॉस निकल आया 25 का। ठीक है, अब इस 25 के लॉस को ये गेन को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो एसेट में रिकॉर्ड कर लिया। अब अगली बात वहां पे बाद में लिख लो, पहले इधर बताओ एसेट बढ़ा है या कम हुआ है। अब एसेट का बढ़ना, प्लीज जरा थोड़ी देर के लिए लिखना बंद कर दें, कुछ साथ साथ लिखने वाली बीमारी भी कुछ लोगों को होती है। वो वाले बीमार जरा थोड़ी देर के लिए हाथ रोक लें। ठीक है, ये एंट्री में गलत लिख रहा हूं, फिर ना कहना जी। एसेट बढ़ा, एसेट बढ़ा, एसेट का बढ़ना डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट हो गया। कितने से, कितने से, 25 से, 25 रुपए से एसेट का अकाउंट हो गया डेबिट। अब ये आपको खुशी हुई है तो आपने गेन को रिकॉर्ड कर लिया पीएनएल में क्रेडिट। ठीक है, अब जब ये काम आपने किया, बात तो ठीक है, गेन तो क्रेडिट नेचर की चीज ही होता है ना, और बोलो। लेकिन एक छोटा सा मसला आ गया। वो मसला ये है कि आप ये 25 रुपए का गेन कहां ले गए, कहां ले गए, पीएनएल में। कहां ले गए, पीएनएल में। मतलब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि इस 270 के अंदर ये 25 भी आ गया। ठीक है, तो बोलो, बल्कि इस 120 के अंदर करते हैं। ठीक है, इधर आए ना, रिटेन अर्निंग कहाँ गई, ये 120 के अंदर ये 25 रुपए का ये वाला गेन भी आ गया। अब शेयर होल्डर्स ने देखा 120 रुपए का गेन, तो लगे रालें टपकाने। क्या कह रहे हैं, हमें डिविडेंड बांटो। अब मिसाल के तौर पे वो यही कहते हैं, चलो यार 25 तुम रख लो, 100 तो हमें बांटो, हमारे पास तो 100 भी पूरा नहीं है। मतलब कहने का ये, बाकी को छोड़ो, ये 25 रुपए जो आपने पीएनएल में क्रेडिट किए, ये पीएनएल से होते हुए रिटेन्ड अर्निंग्स में आ गए। आगे के नहीं आ गए? अगर रिटेन्ड अर्निंग्स में आ गए तो क्या यूजर ये मांग नहीं सकते? यूजर मांग सकते हैं ना। तो क्या आपके पास ये पड़े? बेसिकली क्या ये प्रॉफिट, मैं यूं बोलूं, क्या ये प्रॉफिट आपने कमा लिया है? कमा लिए की तो खद्दर है। ये प्रॉफिट क्या आपने कमा लिया है? क्या ये आपको रियलाइज हो गया है? इसको कहते हैं अनरियलाइज्ड गेन। क्या कहते हैं जी? अनरियलाइज्ड गेन को पीएनएल में रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है। वजह तो यही है, वजह कोई है, लेकिन फिलहाल आपके लिए आसान जुगाड़ वाली वजह क्या है भाईजान, अगर आपने इस अनरियलाइज्ड गेन को पीएनएल में रिकॉर्ड कर दिया ना, तो यूजर रिटेन अर्निंग में चला जाएगा, यहां से प्रॉफिट। तो आके शेयर होल्डर क्या कहेगा, कटो पैसे, कटो 25 रुपए कटो। आप कहां से कटेंगे, आपके पास तो है ही नहीं। क्या आपने ये एसेट बेच दिया है? पड़े पड़े उसकी वैल्यू बढ़ा के आपने खुशी रिकॉर्ड कर ली है। हाँ जी, कभी खुशी आएगी, अभी तो नहीं ना आई। ओ भाई बोलो, तो ये अनरियलाइज्ड गेन है, ये वाली एंट्री सही नहीं है। ये एंट्री क्या होगी, गलत। ये एंट्री क्या हो गई, लेकिन गेन तो ये है। ठीक है, रियलाइज्ड ना सही, अनरियलाइज सही। मसला तो यही है ना कि हमारे यूजर साहब को, हमारे शेयर होल्डर साहब को ये बांटना नहीं है, इसलिए उसको बता दें कि ये अभी कमाया नहीं है, कमा लेंगे। अनरियलाइज्ड है, अभी रियलाइज नहीं हुआ, अभी अनरियलाइज्ड है, इसलिए इसकी तरफ नजर ना मैली उठाकर देखना, ये आपको नहीं बांट सकते। तो भाई गेन तो है ना, बस उसको रिटेन्ड अर्निंग में जाने से रोकना है ना। वो बोलो, तो उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि इसको आप ओसीआई से रूट कराएं। अब ये नई चीज आ गई, और फेंक दें रीवैल्यूएशन सरप्लस का अलग अकाउंट बनाकर। आज से पहले ओसीआई मैंने इस क्लास में कभी नहीं बताया था, आपके ऊपर तजर्बा कर। ठीक है, क्या मतलब, मैं अब आपको समझाने लगा हूं ओसीआई किसे कहते हैं। ठीक है, आपने नाम तो सुना होगा एसओसीआई, लेकिन आपको आज तक धोखे में रखा गया कि एसओसीआई में सिर्फ शायद पीएनएल ही होता है। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के दो पोर्शंस होते हैं असल में, आपने आज तक सिर्फ पढ़ा था एक। ठीक है, वो धोखे में रखना कोई उन्होंने जान के नहीं कि आपके साथी कराम ने, मजबूरी थी, बफलो ब्राउन थी। मतलब मैं सही मानों में, अगर आप उसके कहते हैं ना शीशा हो गया, शीशा कोई चीज अगर क्रिस्टल क्लियर हो जाए तो वो तो जाके तब होगा जब स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का टॉपिक आप कर रहे होंगे। तो अब इंट्रो में आपको कोई बता के कहा मुसीबत फंसे, ओसीआई क्या होता है। बहरहाल शायद किसी को बताया भी उस्तादों ने, नहीं बताकर भी काम चल गया था, अब नहीं चलेगा। ठीक है ना, इसलिए आज मैं आपको बताता हूं कि ओसीआई और पीएनएल ये दो चीजें होती हैं आपकी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव। ये जो पीएनएल है, इसमें कहानी शुरू होती है आपकी सेल्स से।
कहानी शुरू हुई पीएनएल के अंदर, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, जीपी आ गया, एड अदर इनकम लेस सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है जी। ये जनाब आपका पैट जो निकलता है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। इसके बाद ये मिसाल के तौर पे ये आ गया 120 रुपये, ठीक है, सही है। ये वो जो 120 मैंने दिखाया था ये वही है, यानी कि कर करा के सारा कुछ, ये कर करा के एड लेस कर करा के ये 120 का प्रॉफिट है आपका, ये जाया करता है रिटेन्ड अर्निंग्स में, ठीक है। अब अगर आपने गलती से इस 25 को इधर डाल दिया तो ये कितना हो जाएगा 145, और फिर ये रिटेन्ड अर्निंग में जाएगा तो यूजर क्या कहेंगे, पैसे कटो, आपके पास ये 25 तो है ही नहीं। इसका मतलब आप अनरियलाइज्ड गेन को पीएनएल में लेकर जाने का रिस्क नहीं ले सकते, आपको इजाजत नहीं है, ठीक है। इनसाइड पीएनएल जो होता है ना जी, इनसाइड पीएनएल, ये यहां तक पीएनएल कहां तक है, यहां तक पीएनएल है। ये पीएनएल आपका स्टार्ट होता है सेल्स से और खत्म हो जाता है पैट पे, और ये आपको आज पता लगा है। पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब जिसको आप आज तक नेट प्रॉफिट कहते थे, टैक्स तो आपने कभी नाम देखा नहीं था ना, बस तो इनकम सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी एड अदर इनकम लेस एक्सपेंसेस, और नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट जो है पीएनएल के अंदर आता है, ठीक है। तो आज आपको ये पता लगा, इसका मतलब अभी इसके अंदर एक और पोर्शन भी होता है जिसको कहते हैं अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। क्या चीज जी, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, जिसके अंदर आपके FAR 1 के अंदर सिर्फ एक चीज आने लगी है, ठीक है जी, और FAR 1 के अंदर एक ही चीज आएगी, ठीक है, और FAR 2 में फिर इसमें एक दो चीजें और आएंगी, और फाइनल में जाके फिर बेदाशा चीजें और आ जाएंगी, मतलब मजीद जितनी आ सकेंगी, ठीक है। तो ये जो है ना जी, ये एरिया, ये जो OCI है, ये जो डिब्बा है ना, इस डिब्बे के अंदर आप अनरियलाइज्ड गेन्स को शो करके ले जा सकते हैं अपनी चेंज इन इक्विटी के अंदर, लेकिन जाहिर सी बात है रिटेन्ड अर्निंग्स में तो नहीं आएगा, बात समझ रहे हो, रिटेन्ड अर्निंग्स में नहीं आएगा, बल्कि इसका अलग से एक खाता होगा, अलग से नाम होगा, जो भी यहाँ पे आइटम आएगा उसका अलग अपना नाम होगा। तो ये जो रीवैल्यूएशन सरप्लस होगा ना जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये मिसाल के तौर पे हमारा कितना आया, 25 आया ना, ये 25 यहाँ पे शो होगा, ठीक है। अब इधर और भी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है, ये टोटल बस 25 ही हो गया ना, ये बार बार लिखूँ या 120 जमा 25 कितना बन जाएगा, तो टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम पे कोई मसला नहीं, टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम ना हमारी कहीं भी नहीं जाती। मसला ये है कि ये जो 120 है ये जाया करता है हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स में, और ये जो 25 है ना, 25 इसका ये टोटल करता ही नहीं, वैसे कन्फ्यूज ना कर दे आप, बस एक ही तो चीज़ आनी है आपकी FAR 1 की ज़िंदगी, बस ये मैंने आज तक कभी, मैं बता रहा हूँ, कभी भी इस क्लास में नहीं बात की थी, लेकिन हर दफ़ा कहता हूँ बेटा बताऊँगा, फिर वो 60 लेक्चर तक गीचू करता जाता है बंदा। मैंने कहा चलो थोड़ी सी बता देता हूँ, जितनी समझ आ गई अच्छी बात है, केड़ा को आज क्लासा मुक जानिया ने, तो जब एक्चुअल डे आएगा तो ये ज़्यादा हेल्प करेगा कि यहाँ पे आपकी बुनियाद में ये बात पड़ी हुई होगी, ठीक है। तो बहरहाल ये जनाब जाएगा रीवैल्यूएशन सरप्लस के लेजर में, ठीक है। ये रिटेन्ड अर्निंग का अपना लेजर है, ओके, रिटेन्ड अर्निंग का अपना लेजर है, और रीवैल्यूएशन सरप्लस का अपना लेजर, ठीक है। ये अलग अलग है। क्या मतलब रीवैल्यूएशन सरप्लस आएगा तो इक्विटी में ही, कितना, ये मैंने ना जबरदस्ती इस एग्जांपल में इसको डाल दिया, ठीक है ना, जो आपने कल की थी, आएगा तो इसी में ही बच्चों। लेकिन देखो आप, रिटेन्ड अर्निंग से अलग थलग पड़ा हुआ है, रिटेन्ड अर्निंग से अलग थलग, ज्यादा अच्छा नजर आया ब्लू, चलो ग्रीन ज्यादा अच्छा लग रहा है, रेड कर दें, अलग थलग, क्या करें, ग्रीन अच्छा लग रहा है, कुछ समझ आया, ठीक है भाई। रीवैल्यू सरप्लस भी इक्विटी में आएगा। ओनर घर से पैसा लाया, ओनर के बिजनेस ने कमाया, ओनर का बिजनेस कमा लेगा, है तो सब ओनर का ही, ठीक है। अलग क्यों कर लिया, अब इस 120 में से तो वो पैसे मांग सकते हैं, ये 25 देखो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाते हैं ना, इंट्रो में ये तो बताया होगा आपको यूजर्स के बारे में। यस सर, क्या मैंने बात पूछी है पहले, यस सर, तुम ऑटो पे लगे हो, यस सर, यस हो तो यस करना, वरना नो करना ना। अच्छा, आपको स्टार्ट में बताया गया होगा कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाते हैं ना, आपके अजम्पशन दिमाग के अंदर क्या होती है कि जो यूजर इनको यूज करेगा बेसिक का नॉलेज उसको होता है
के एसिड क्यों कहते हैं, लायबिलिटी क्या होती है, फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है, बेसिक का नॉलेज उसको होता है ये एजम्पशन लेकर, वरना तो फाइनेंस स्टेटमेंट आप कभी बना ही नहीं सके। यूजर जो होता है उसके लिए आपकी एजम्पशन यही होती है ना कि बेसिक नॉलेज उसको है। खैर, तो अब जब यूजर देखता है ना इसको 25 को, तो कहता है अच्छा अच्छा ये तो कौन सा है, ये तो भाई इसको तो मैं नहीं ले सकता क्योंकि ये अभी बिजनेस ने कमाया नहीं है, ठीक है, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस है। ये सिर्फ मोतरजीन का एतराज़ दूर करने के लिए एक मॉडल की इजाज़त दी थी आईएएस ने, तो वो मॉडल यूज़ करते हुए इन्होंने अपने एसेट को उठाकर किस पर रख दिया है, फेयर वैल्यू पर, और ये जो गेन है ये आया नहीं है, आएबल है, ये रियलाइज नहीं हुआ, ये अनरियलाइज है, ठीक है जी, ओके। और कुछ समझ आई थोड़ी बहुत, कुछ समझ आया, ठीक है। तो ये बस क्योंकि 21 वाले साल के अंदर अब हमारा ये सवाल जा नहीं रहा, मतलब 21 नहीं, मतलब हमारा अगला साल है नहीं, इसलिए फिलहाल मैं आज वो वाली बात नहीं कर रहा, ये फिर कल ही करूंगा। लेकिन अभी तक मैंने आपको सिर्फ क्या बताया, ये ना असल में इसके आगे अब एक चीज़ और भी बनती है। वो चीज़ मैंने आपको बताया, जो मैं कह रहा था ना, करेक्शन ऑफ एरर जब खत्म होगा ना आपका इंशाल्लाह, तो उसके फौरन बाद आप जो टॉपिक शुरू करेंगे इस वॉल्यूम 1 का जो आखिरी चैप्टर है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, 2 दिन में हो जाता है। लेकिन जान फिर अगले 10 दिन भी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसके बाद आईएएस 8 करते हैं, उसके साथ वो मिक्स हो जाता है। आईएएस 8 के जितने सवाल आईकैप ने किए हैं आज तक, कुछ स्टेटमेंट चेन इक्विटी ही पूछी है, इसलिए सिर्फ स्टेटमेंट चेन इक्विटी आज से कुछ 5 अटेम्प्ट पहले जब आईएएस 8 नहीं होता था तो उसके सवाल आए 2, उसके बाद फिर अब वो मिक्स होकर आता है। एनीवेज, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के टॉपिक में जाके आपको ये बात इंशाल्लाह दोबारा मैं दिखाऊंगा, लेकिन आपको 5 कंपोनेंट्स के नाम तो आते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और नोट्स। अब इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम अद्दी सही बनाना सीखी थी आपने इंट्रो में, बैलेंस शीट जैसी तैसी भी थी आपने बनानी सीखी थी, एफएआर 2 में सही जाके सीखेंगे आप, जो असल में होती है कंपनीज की, ठीक है। अच्छा, अगली बात, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और स्टेटमेंट चेन इक्विटी हमारे सिलेबस में है, वो हमने यहां बनानी सीखनी है, अच्छे तरीके से सीखेंगे इंशाल्लाह। सबसे अच्छा हमें यही आती होंगी 2 चीजें, इतना आसान काम है, ठीक है। पर वक्त आने पर ही चीजें आसान होती है ना, अभी पहला दिन तो नहीं ना, एफएआर 1 शॉपर में डाल कर दे नहीं सकता, यार पढ़ो शॉपर जाओ, ठीक है तो थोड़ा टाइम लगेगा, है 115 के करीब लेक्चर्स पढ़ने हमने, तब कहीं जाके हम इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस काबिल हो जाएंगे। बहरहाल ये भी एक कंपोनेंट है, ऐसे ही स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी एक कंपोनेंट होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी देखो, ये क्या है, ये क्या है, इक्विटी। अब हमारे ना, हमारी बैलेंस शीट में इक्विटी जो नजर आ रही होती है, यूजर को इसमें होता है इंटरेस्ट कि यार जरा पता तो लगे ये 120 से 390 पे कैसे आया मूवमेंट, क्या चीज। तो बेसिकली इसी इक्विटी के जो आइटम्स हैं उनके अंदर मूवमेंट दिखा देने का नाम क्या है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। जैसे आपका शेयर कैपिटल है, तो शेयर कैपिटल का एक कॉलम बनेगा, होता कॉलम है, लेजर नहीं बनते फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कहीं आपको लेजर नजर नहीं आएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर ही आपने लेजर को, लेजर कोई नहीं नजर आएगा आपको, ठीक। जैसे कि आपको अगर शेयर कैपिटल का की मूवमेंट दिखानी है, किस साल की दिखाना चाहेंगे जी हम, 2021 की दिखाता हूं मैं, ठीक है, 2021 की। तो 2021 का ओपनिंग 2000, ये इधर से ना देखो, यहां से तो शायद कंफ्यूज हो जाओ, अभी आप बहुत बचपन में हो, 55 में जाओगे तो फिर कंफ्यूज नहीं होगे, फिलहाल तो बहुत बचपन में हो। 21 का यहां से देखो, ये लेजर को स्टेटमेंट फॉर्म में करना है ना, तो ओपनिंग प्लस कख नहीं, लेस कख नहीं, क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस प्रॉफिट लेस 0 लिख दूंगा मैं, और क्लोजिंग। अब ये मूवमेंट है, ये स्टेटमेंट चेन इक्विटी है, बात समझे हो। अब जरा देखना इधर, शेयर कैपिटल का ओपनिंग 2021 में कितना है, 500। रिटेन्ड अर्निंग्स का ओपनिंग 2021 में कितना है, ये मैं यूं अज्यूम कर लूं जरा, 2021 में आया ये सरप्लस, पहले नहीं था, जरा यहीं पे फिर इसकी मूवमेंट भी बना लेंगे ना, समझा करो जी। कितना है जी, रिटेन्ड अर्निंग का ओपनिंग कितना है जी, 120। और अभी इसी के अंदर आपको एक और एटम नजर आ रहा है, उस एटम का नाम क्या है, रीवैल्यूएशन सरप्लस। ये भी एक कॉलम है, मतलब एक लेजर समझो, मैं आज तो लेजर ही बनाऊंगा लेकिन एक कॉलम का इंक्रीज है। इसका ओपनिंग कितना नजर आ रहा है, कोई नहीं था ना, इसी साल आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब पूरे साल में शेयर कैपिटल के अकाउंट के अंदर तो कितने गया, कुछ नहीं ऐड हुआ, लेकिन पूरे साल में इधर प्रॉफिट आया है। अब ये प्रॉफिट कहां से आया होगा, ये 270 है, ये 270 कहां से आया होगा, कितने गया,
ये 270 कहाँ से आया होगा? 270 कहाँ से आया होगा? बोलो 270 कहाँ से आया होगा? ये कहीं टोटल नहीं जाता। 270 कहाँ से आया होगा? पीएनएल से। पीएनएल से। ये कौन से साल का पीएनएल बना रहा हूं मैं? अब एकदम से मैंने पलटा खाया। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000 भाई कित्थों आ गया? चवला ही मार देने कभी कभी ये, ठीक है ना। ये मैंने सिर्फ ना एग्जाम्पल बनाता जा रहा हूँ बस, ठीक है। बनती जा रही है, मैं सोच के तो नहीं आया था ये, लेकिन ये होता जा रहा है, ठीक है। ओके नाउ 270 का प्रॉफिट आया, ये यहां से, ये बचपन वाली बात ही है। भाई को जरा जगाना, भाई को जगाना, जागना। बचपन की बात ही है। बचपन में आप पीएनएल के अंदर नेट प्रॉफिट निकालते थे, वो नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में जाकर कैपिटल में ऐड कर देते थे। अगले साल पीएनएल के अंदर तो वो प्रॉफिट नजर नहीं ना आता था, तो बोलो वो तो कैपिटल का हिस्सा बन जाता था। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर भी हो रहा है। ये प्रॉफिट निकल कर कहां चला जाएगा? रिटेन अर्निंग्स में। अगले साल यहां पे कुछ नहीं होगा, वो रिटेन अर्निंग का हिस्सा बन चुका होगा, ठीक है ना। तो ये 270 यहां से निकला 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 निकला, यहां पे जाकर लिखा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना जी? 270। ऐसे ही आज एक नई चीज आई है, वो क्या है? रीवैल्यूएशन सरप्लस। ये ओसीआई में जनाब हुआ प्रेजेंट, ओसीआई में हुआ प्रेजेंट, और जैसे ये पीएनएल में पैट में प्रेजेंट हुआ था ना, यहां से निकल कर कहां चला गया? रिटेन अर्निंग्स में, अपने घर। तो ये अपने घर जाएगा। इसका घर कहां है? इसका घर रिटेन अर्निंग्स नहीं है, इसका घर रिटेन, वहां नहीं जा सकता। ये अपनी अपनी गाड़ियों में बैठते हैं। ये लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठेगा, ये आ गया। और ये अपनी, ये सरकारी बंदा है, ये एम्बुलेंस थी, ये सरकारी बंदा है, ये अपनी गाड़ी में, ये नीली बत्ती वाली गाड़ी में, ये अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के अपने अपने घर पहुंच जाएंगे, ठीक है। बोलो जी क्या है ये? इसको मैं रीवैल्यूएशन सरप्लस कह देता हूँ, ओसीआई भी कह देता हूँ। ओसीआई में से आया, ठीक है। ओसीआई तो पैट जाता है कहां पर? इसको फिर इंशाल्लाह जब इस टॉपिक में पहुंचेंगे ना, इस टॉपिक में, तो मैं इसको टीसीआई लिख के दोनों एक लाइन में लिख दिया करूंगा, पर अभी नहीं, अभी याद करना है थोड़ा सा, ठीक है। पैट जाता है रिटेन अर्निंग्स में, और ओसीआई का आपके, क्योंकि सिलेबस में एक ही आइटम है, इसलिए आप कह सकते हैं ओसीआई जाएगा रीवैल्यू सरप्लस में, क्योंकि आपके सिलेबस में और कुछ नहीं है रीवैल्यू सरप्लस के अलावा, इसलिए यहां रहते हुए मैं कह सकता हूं ओसीआई कहां जाता है? रीवैल्यूएशन सरप्लस में। हाँ, जब एफआर 2 में जाएंगे फिर थोड़ी रद्दोबदल कर ली जाएगी, ठीक है ना। तो फिलहाल ये 25 कहां जाएगा? ये बात समझे हो, ठीक है। अब डिविडेंड कोई है? डिविडेंड बोलो भाई, नहीं है ना, सवाल में नहीं है ना, मेरी एग्जांपल में नहीं है ना, यही उठाई हुई है ना, ये देखो। तो डिविडेंड अगर होता तो यहां से माइनस होता, उसके अलावा ना शेयर कैपिटल में से माइनस होता है ना इधर से हो सकता है। और हम पहुंच गए क्लोजिंग। मैंने एक एंट्री सिर्फ सिखानी है और मुझे मुसीबत पड़ी हुई है इस वक्त, ठीक है, शदीद किस्म की, लेकिन वो एक बार की मुसीबत है, बार बार का सुकून है। जिंदगी में सारी जिंदगी एंट्री करते रहोगे, कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि सारी टेंशन हमने आज ही ले ली है, ठीक है। ओके, तो क्लोजिंग, आपको पता है भाई मेरा असूल है, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, है जी। तो जो काम बार बार होना हो उस पर सुकून से एक बार टिका के टाइम लगाएं, खप खपैया करें, बच्चों से सवाल लें, अपने सवाल बताएं, लड़ें झगड़ें, टेंशन कोई नहीं है। एक बार यहाँ पे टाइम लग गया, उसके बाद तो फिर ये ऐसे एरोप्लेन्स बन जाते हैं, एरोप्लेन, जहाज, ठीक है जी। क्लोजिंग बताओ भाई, क्लोजिंग 500, 390, 25। अब ये आपको नजर आएंगे बैलेंस शीट के मुंह पर। क्लोजिंग बैलेंसेस कहां नजर आएंगे जी? बैलेंस शीट के मुंह पर, ठीक है। इसको जरा मैं हटा दूं ऐसे, इसको मैं यूं चाह रहा हूं कि ऐसे मैं ना जरा डेट्स लिखूं, जरा आपको ऐसे ऐसे थोड़ा शीशा ना, सही थोड़ा शीशा तो हो जाए ना कम से कम। ये देखो, ये जनाब मैंने ओपनिंग लिखा है 1 जनवरी 2021 पर, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 का, ये ओसीआई 2021 का, तो फिर ये 31 दिसंबर 2021 का क्लोजिंग है। अब अगर आप जाके देखो 2021 का क्लोजिंग, तो यूजर को ये क्लोजिंग नजर आ रहे होते हैं, यूजर कहता है नहीं, मुझे दिखाओ जरा मूवमेंट क्या है। अब हम जब इस टॉपिक में जाएंगे तो शेयर कैपिटल में मूवमेंट आएगी, नए शेयर इश्यू करेंगे, फिर एक शेयर प्रीमियम का अकाउंट आ जाएगा, एक नया कॉलम आ जाना है, फिर प्रॉफिट में से डिविडेंड वगैरह माइनस हुआ करेंगे, वो नई चीज आ जाएगी, फिर ओसीआई वाला तो आप सीख ही रहे हैं, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस सिखा ही रहा हूँ यहाँ पे। तो वो टॉपिक ऐसे ही तैयार है, बस जब पहुंचेंगे तो करेंगे इंशाल्लाह टिका के, ठीक है। फिलहाल तक गुजारा कर लो, कुछ थोड़ा गुजारा हुआ, थोड़ा
थोड़ा थोड़ा गुजारा हुआ है, थोड़ू थोड़ू, ठीक है। लो जी, फिर अपना काम हो गया। फिर अब मुझे बताओ, रीवैल्यू सरप्लस में 25 रुपए आया है, उससे एसिड तो बढ़ गया। एसिड बढ़ने पे क्या करते हैं? एसिड तो डेबिट हो गया, दूसरी तरफ गेन क्रेडिट कर लूं, पीएनएल क्रेडिट कर लूं। किसे क्रेडिट करना है? ओसीआई को। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस करूंगा क्रेडिट इन ओसीआई। इतनी सी बात आपको सिखानी थी और 1 घंटा लग गया, हमें सिर्फ ये एक लफ्ज लिखना था। अच्छा भला आपको बोल देता रट्टा लगा लो, जान छूट जाती है ना। कसम से पागलों की तरह लगे हुए हैं सुबह से हम, मैं और आप। चलो खैर कोई बात नहीं, अब जो होना था वो तो हो गया, अब जो वक्त जाया होना था वो तो हो गया। रीवैल्यूएशन पूरा लिखना पर्चे में, आर सरप्लस ना लिख देना, मैं तो कल तक आर एस लिखने लग जाऊंगा। लेकिन आपसे जर्नल एंट्रीज रिक्वायर करें ना, अगर जर्नल एंट्रीज रिक्वायरमेंट में हो तो पूरा लिखना है रीवैल्यूएशन, रेवोल्यूशनरी सरप्लस नहीं, रीवैल्यूएशन सरप्लस। लेकिन इसके साथ ब्रैकेट में क्या लिखना मत भूलिएगा, ओसीआई, ओआईसी नहीं, ओसीआई। ठीक, हाँ जी। एक को गल समझ आई पूरे लेक्चर से तेन है? ओसीआई बंदे बन जाओ तुसी, नहीं तो वो नहीं सी आई। ले जी, ये क्या है जी? रिकॉर्डेड रीवैल्यूएशन सरप्लस, रिकॉर्डेड सरप्लस, ठीक है जी। रीवैल्यूएशन सरप्लस आपने क्या कर लिया? रिकॉर्ड कर लिया, बस, ठीक है। अगली बात आपको पता है कि ये आपने क्यों पीएनएल में रिकॉर्ड नहीं किया, अब तो पता होनी चाहिए, ठीक है। लो जी, रीवैल्यूएशन की एंट्रीज हैं 2। रीवैल्यूएशन के वक्त वर्किंग में तो होगा एक काम, क्या क्या? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोल दो, लेक्चर मुक्कन वाला, छेती बोलो। वर्किंग में बोला, वर्किंग में बोला है। वर्किंग में क्या करना है बोलो? एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे, बैलेंस की फिगर आ जाएगी सरप्लस या लॉस की। हुन बोलो जरा गलत बोलो, वैसे भी आजकल हाइब्रिड इधर ही आई हुई है, चेक कर लो, सारी क्लास इधर ही है, सबकी पिटाई होगी जी। नेक्स्ट, उसके बाद ये तो होगी ना वर्किंग, यहां पे जो गेन लॉस निकल आया, ये एक एंट्री, यहां पर जो एक फिगर नजर आ रही है 25, इसकी एंट्री करने के लिए आपको 2 एंट्रीज करनी पड़े, एक से काम नहीं चलेगा। पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री होगी ट्रांसफर की। किस चीज को ट्रांसफर करना है? अक्यूमुलेशन अकाउंट बैलेंस को एसेट अकाउंट में, ताकि वो आ जाए बुक वैल्यू पे, ताकि हम उसको कंपेयर कर सकें रीवैल्यूड अमाउंट से, ताकि निकल आए गेन या लॉस। सुभान अल्लाह। तो फिर डेबिट एसिड क्रेडिट 5 से, और फिर एसिड डेबिट पीएनएल क्रेडिट ना, ये अनरियलाइज्ड गेन है, इसको पीएनएल में लेकर ये सारी कहानी फिर हमने उसके बाद जो शुरू की, करते 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 सारा लेक्चर ही गुजर गया। लेकिन कोई बात नहीं, एंट्री याद हो गई, एसिड डेबिट सरप्लस इन ओसीआई का। अच्छा, अब यहां से ये कहां चला जाएगा? इधर। अगले साल यहां पे ये कोई नहीं पड़ा होता, जैसे अगले साल ये यहां पे नहीं पड़ा होता, तो ये फॉर द ईयर एंडेड है। 22 के अंदर नई इनकम्स आएंगी, नए एक्सपेंसेस आएंगे, और अगर 22 में रीवैल्यूएशन हुई तो नया सरप्लस आ सकता है, या कल लॉस भी आ सकता है, वो तो कल की कल देखेंगे, ठीक है। समझे बात? ओके, चल। एक काम रह गया वर्किंग के अंदर, मैंने कहा ना, अब ये इसका वजूद आ गया। ये असल में इसको मैंने पहले लिख दिया था, फिर मैंने कहा बताऊं तो सही कैसे। जैसे एसेट का वजूद बैलेंस शीट में आ रहा है, ऐसे ये सरप्लस का वजूद बैलेंस शीट वाला यहां पे वर्किंग में शो हो रहा है, ठीक है। अब डबल एंट्री यहां पे नजर आएगी आपको, ये वाली, एसेट बढ़ गया तो एसेट डेबिट, सरप्लस भी बढ़ गया। अब सरप्लस की नेचर क्या है? इक्विटी का आइटम है ना, बोलो। इक्विटी के अंदर नहीं पड़ा, इक्विटी के अंदर पड़ा हुआ हर आइटम क्रेडिट नेचर का है। कैपिटल है, रिटेन्ड अर्निंग है, प्रॉफिट अनरियलाइज है तो प्रॉफिट ना, गेन अनरियलाइज गेन तो क्रेडिट नेचर का है। तो फिर क्रेडिट नेचर की चीज में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है? तो फिर ये क्या बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट। तो ये एंट्री बन गई, एसेट डेबिट सरप्लस, पूरी गल करो, सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। अब लो जी मुक गया कम, मुक गया। देखो ना, ये 2 लाइन का सवाल था, है ना, लेकिन बेटा इस पे तो आपकी जो है मुस्तकबिल के फैसले हो रहे थे, इस सवाल पे आपको पता ही नहीं था, ठीक है। अब एक नया नकोर अकाउंट वजूद में आ चुका है, नाम है उसका मीर सलोट कि टोट बटोट। अच्छा, रीवैल्यू सरप्लस, ठीक है जी, ठीक, ओके ओके। एक था लेजर टोट बटोट। अब एंट्रियां तो 2 हुई। पहली एंट्री
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, ये आ गया बुक वैल्यू पे। उसके बाद सरप्लस रिकॉर्ड करना है, तो सरप्लस की एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट कितने से, 25 से, और रीवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई में क्रेडिट वहां से होता हुआ अपने अकाउंट में आ गया। ये अकाउंट है, जैसे रिटेन अर्निंग का लेजर, वो मैंने कॉलम दिखाया था, ऐसे ये अपना लेजर है, ठीक है ना, वो सही है। अब यहां पर लिख ले, ये है 1 जनवरी 16 पर रेवोल्यूशनरी सरप्लस, रेवोल्यूशनरी सरप्लस ना, अच्छा सॉरी, मैंने कहा जरा चलो मर्जी आपकी, जैसे आपका दिल करे। 1 जनवरी, यहां क्या लिखोगे फिर, चल नहीं अभी बस नहीं हुई, अभी ये साल एंड करना है हमने बस, और तो कुछ नहीं, ठीक है। तो ये जनाब यहां पे क्या लिखूंगा, 25, ये क्या है 25/25 ना, है 25/25 लिखा हुआ है ना, और नहीं ये लिखा हुआ है कि जैसे 100 था, 5 माइनस 95 रह गया, 25 ऐड हुआ 120 हो गया, कुछ नहीं था 0 था, 25 आया तो 25 हो गया, ये वो है। अच्छा 25/25 ना कह देना, ठीक है ना, बाद से पता लगे 25/25 घर में, यार एक आंसर आना चाहिए था इसका। ओके अब क्या होगा, क्लोजिंग नहीं, अब एसेट इस्तेमाल होगा, एसेट यूज होगा तो डेप्रिशिएट होगा, और डेप्रिसिएशन के वक्त डेट सबसे पहले मैं लिखूंगा, बस फिर होगा काम, बहुत तो आ गया, आपको रिवैल्यूएशन होगी, काम गलती के चांस अब रहे कोई नहीं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन। अच्छा एक और बात बताऊं, अगली गल भी तो पता है, आपको पता नहीं है कि आपको पता है, मैंने बस आपको बताना है कि आपको पता है। आपने 2-3 मौके पे देखा कि जब यहां पर असल में तो एसेट कितना था 100 का, लेकिन अब ये क्या हो गया, चेंज होकर 120 पे चला गया, तो क्या अब पुराना 100 डेप्रिशिएट होगा या ये नई चीज होगी। माना कि पहले रिवाइज्ड बुक वैल्यू आती थी, पर क्योंकि वहां पर कॉस्ट मॉडल को नहीं छोड़ा होता था, आज हमने कॉस्ट मॉडल को छोड़ रीवैल्यूएशन मॉडल सिलेक्ट कर लिया है, तो आज वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। क्या एसेट अकाउंट में जो पड़ी हुई कॉस्ट थी ना, आज वो ही बदल गई, आज वो ही बदल गई, आज उसकी जगह पे नई वैल्यू आ गई। अब एसेट 100 का नहीं रहा, चेक करने, चेक कराता हूं, इधर देखो जरा, 31 दिसंबर 2016 पर जरा कैरी डाउन बैलेंस तो निकालो अपने एसेट अकाउंट का, बोलो। देखा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा आज तक कभी ना होता, एसेट सारी जिंदगी अपनी कॉस्ट पे रहता है, लेकिन आज हमने मॉडल चेंज करके रीवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट कर लिया। अब एसेट अकाउंट में वो हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं रहेगी, बल्कि लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट आज, यहां तक कि दोबारा फिर कभी रीवैल्यू ना करें, ये एसेट अब अगली बाकी की जिंदगी जो है 120 रुपए पर नजर आएगा एसेट का अकाउंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया जनाब, ये जनाब अपनी फेयर वैल्यू। तो इसका मतलब आज तो मैं ये ही नहीं लिख सकता यहां पे एट कॉस्ट, ठीक है, आज तो ये पहले साल में एट कॉस्ट था, अगले साल में एट रीवैल्यूड अमाउंट है, तो आप ये लिख सकते हैं कॉस्ट / रीवैल्यूड अमाउंट, दोनों ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपको वो लफ्ज लिखवा रहा हूं जो दोनों को ही कवर कर लेता है, वो लफ्ज है ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। क्या है जी, गाली मुका दो, देखो ग्रॉस वो वाली कैरिंग अमाउंट, वो वाली कैरिंग अमाउंट जिसमें से भी डेप्शन माइनस नहीं हुई, तो जब डेप्शन माइनस हो जाए तो फिर ये क्या बन जाती है, नेट कैरिंग अमाउंट, नेट बुक वैल्यू, ठीक है ना। तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट लिखने से मेरे दोनों ही कवर हो जाएंगे। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट जब रीवैल्यूएशन नहीं हुई थी तो कॉस्ट थी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, जब रीवैल्यूएशन हो गई है तो रीवैल्यूड अमाउंट है मेरी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। मर्जी है, कॉस्ट / रीवैल्यूड अमाउंट लिख लो, आपकी मर्जी है, नहीं तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट लिख लो, आपकी मर्जी है। क्या लिखना पसंद करोगे, मुझे पता था सुस्त लोग ऐसे ही होते हैं मेरी तरह भी। तो ग्रॉस चार्टर्ड अकाउंटेंट, ग्रॉस ये, ठीक है ग्रॉस, अभी डेप्शन माइनस होना बाकी है, ठीक है। तो ये जनाब ग्रॉस कैरिंग अमाउंट मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये देखो, ये अनहोनी हो गई है, अनहोनी को होनी कर दिया आपने। 100 वाला एसेट अब 120 पे, अब क्या वही 100 पकड़ के उसकी डेप्रिसिएशन करी जाए, नहीं हो सकता, 120 को ही डेप्रिसिएट करना पड़ेगा। और अगली बात 20 साल पे, 20 साल पे अगर सवाल ने खुद से नहीं बताया तो मतलब लाइफ में कोई चेंज, कोई एस्टीमेट चेंज नहीं है, तो हम रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे खुद ही। कैसे कि 20 साल इस एसेट की जिंदगी थी, एक गुजर गया,
तो ये रीवैल्यू हुआ। अब रीवैल्यूएशन के बाद इसकी रिमेनिंग लाइफ क्या है? अब फूटो, हाँ 19। अब फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जरा देख लो। जब एक बार रीवैल्यू हो जाए एसेट तो डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला हुआ करेगा रीवैल्यूड अमाउंट। कौन सी? जो लेटेस्ट होगी, अभी तो एक ही है ना, ठीक है। तो लेटेस्ट जो रीवैल्यूड अमाउंट है उसको आपने डिवाइड कर दिया करना है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अच्छा, जब पास पेपर के सवाल आएंगे ना तो बाकायदा ये लाइन यूं लिखी हुआ करेगी। मैं अभी लिख देता हूं। बचपन में ही ये सारी आते हैं ना, बुरी, आपको बुरी नहीं मतलब अच्छी आते हैं, खतरनाक चीजें अभी पहले सिखा रहा हूं ताकि ये पहले दिन ही सीख लें, रोज देखते, और जब एंड पे असल मौका आए उसको पहले से ही पता हो, ठीक है। ये एक लाइन आपके सवालों में लिखी हुआ करेगी। वो लाइन है कि देयर इज नो चेंज इन, देयर इज, और देखो ना हर दफ़ा बंदा फिर नए नए तजर्बे तो करता ही रहता है ना। तो पिछली बार ये बात मैंने जब आई थोड़ा 1-2 दिन बाद बताई थी, आज ये पहले दिन ही बता रहा हूँ। आप अच्छे इतने, देयर इज़ नो चेंज इन यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। अब इसका मतलब ये नहीं ले लेना आपने कि 20 ही रहेगी हमेशा, सदा 20 ही रहेगी, हैं? इन्हें वो पानी पीता होया है जी। अच्छा, इसका मतलब यह है कि ओरिजिनल लाइफ 20 है, रीवैल्यूएशन के वक्त आपको रिमेनिंग लाइफ खुद निकालनी पड़ेगी। जब जब ये होगा रीवैल्यू होगा, जब जब ये होगा, इस जुमले का मतलब है। और अगर ये जुमला नहीं भी लिखा हुआ, अजम्पशन यही है। मसला तब आएगा जब कभी वो यूं कह देगा कि एसेट रीवैल्यू किया है और रीवैल्यूअर कह रहा है ना भी ना इसकी लाइफ बढ़ गई है या कम हो गई है, फिर रोला पड़ना है, फिर एस्टीमेट चेंज है। और एस्टीमेट चेंज का, वही एस्टीमेट चेंज का असूल लिखवाया था आपको कि उसको जब भी हो साल के पहले दिन हमने अज्यूम करना होता है। यार ये लिख लो, याद करवाना मुझे, ये बहुत अहम रूल था, मैंने तो याद ही नहीं रहा। हमारे इन सवालों में असल में कभी वो अप्लाई ना, स्टार्ट में एस्टीमेट चेंज हो रहा था। एक लिख लो एस्टीमेट चेंज रूल। मुझे अब आज टाइम मिलेगा तो मैं भी कर दूंगा, लेकिन मिलता नजर नहीं आ रहा। मैंने एंट्री पूरी करानी है, मुझे लग रहा है वैसे आखिरी एंट्री, फिर भी मैंने कहना है चलो कल करेंगे। एंट्री लिख लो और अगले 2 सवाल कर लेना, लेकिन हो सकता है हो भी जाए क्योंकि हमने पहले बात सारी कर ली है। लो जी, स्पीड में चेक करो। रीवैल्यूड अमाउंट निकालनी है, निकली हुई है पहले ही, और रिमेनिंग लाइफ। अच्छा मुझे बताओ, रिमेनिंग लाइफ किस दिन निकालोगे? जिस दिन रीवैल्यू हुआ, जैसे जिस दिन अपग्रेड हुआ, जिस दिन रिप्लेस हुआ, जिस दिन बुक वैल्यू रिवाइज हुई, जिस दिन एस्टीमेट चेंज हुआ, इंपेयरमेंट लॉस आएगा। जिस दिन इंपेयरमेंट लॉस आगे आएगा वो भी आना है। तो जिस दिन कोई तब्दीली आती है उस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालते हैं, ठीक है। जरा ज़्यादा जज्बाती हो गया, मुझे लगता है रोज़ा लग जाएगा मुझे, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन निकालनी है, रिमेनिंग लाइफ निकालोगे किस दिन? जिस दिन एसेट, ये तो ऐसे ही करते आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने कहा डेट नहीं लिखनी। अब यकम जनवरी 15 को एसेट खरीदा था तो 31 दिसंबर 15 तक 1 साल गुजर गया, यकम जनवरी 16 तक 1 साल गुजर गया, तो 20 साल ओरिजिनल लाइफ थी, 1 गुजर गया तो रिमेनिंग कितनी? अब किसको रीवैल्यूड अमाउंट, किसको रीवैल्यूड अमाउंट को डिवाइड करोगे किससे? कितना? 19। कितना आता है? 6.3 काफी है यार, 6.3 काफी है, ठीक है। अच्छा, ये कर लिया आपने और बुक वैल्यू आपकी आ गई। बोलो, बोलेंगे आज का दिन जी? 11। अच्छा, अब एक छोटा सा मसला हो गया, वो मसला मैं बाद में बताता हूँ, पहले ये एंट्री करो। 31 दिसंबर 16 पर एंट्री क्या होगी डेप्रीसिएशन की? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। कितने से जी? 6 पॉइंट रिकॉर्डेड डेप्रीसिएशन ऑफ 2016, ठीक है जी। अब एक छोटा सा ना मसला आ रहा है, अब टाइम भी नहीं है, कोशिश करता हूँ, समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है, ना समझ आई तो कल यहाँ तक का काम स्पीड से हो जाएगा, यहाँ तक का, और उससे आगे फिर टाइम, क्योंकि वो एंट्री दूसरी इंपॉर्टेंट एंट्री है और ये 2 ही चीज़ें समझाने वाली थी। एक ये
सरप्लस रिकॉर्ड करना है, पीएनएल में नहीं लेके जाना। दूसरा ये जो एंट्री है, उसके अलावा कुछ है नहीं रिवैल्यूएशन। फिर सिर्फ सिचुएशंस हैं। कल के सवाल में 2 रिवैल्यूएशन आ जानी है, तो यहाँ तक वाला सेम होना है, उससे आगे से एक काम सीखना है। फिर परसों ईद के बाद जब आना है तो रिवैल्यूएशन 3 हो जानी है। तो काम उसूल यही रहने हैं, बस उससे आगे चीजें सीख। सिचुएशंस बना रहे हैं, फिर स्टार्ट ऑफ द ईयर चल रहा है, एंड ऑफ द ईयर चली जाएगी रिवैल्यूएशन, मिड ऑफ द ईयर आ जाएगी रिवैल्यूएशन। बस सिचुएशंस बदलेंगी, उसूल नहीं बदलने। इसलिए ये एंट्री अभी आखिरी वाली समझ आए अल्हम्दुलिल्लाह, ना भी समझ आए तो अगले दोनों सवालों में आखिरी एंट्री बस ऐसे ही देख के कर लेना, कोई मसला नहीं। कल भी तो आनी है, अगर जिंदा रहा तो आके पढ़ा दूंगा, ना रहा तो कोई ना कोई बंदोबस्त कर देंगे ये लोग, वो आके पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। ओके, उम्मीद है भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। दिल चाहता कि यार है तो यार सेशन ते मुक लैंदो, फिर बेशक मार मुर जाएंगे यार, जान से डाला यार पहले साड़ी, ठीक है। अच्छा चले, कोई नहीं बेटा, वो मेरे बस में नहीं है। अच्छा, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो गया। अब इस वजह से एक मसला हुआ है, वो मसला कोई मुझे बताए, कोई ऐसा बच्चा जिसने पहले कभी भी ये चीज़ ना पढ़ी हो ना सुनी हो, वो मुझे बताए मसला, मज़ा आ जाए। अच्छा, गलत बताने पे कुछ नहीं कहा जाता, आपको पता है इस क्लास में। को मसला आ रहा है, बताएं। अगर रीवैल्यू ना करते, मैंने ना टाइम नहीं है ना, सर ने चाहती पा लेनी, बस चलिए फिर। अगर रीवैल्यू ना करते तो डेप्रिसिएशन कितनी आया करती थी सालाना? 5, अभी भी 5 ही आती है, और ऑनवर्ड्स भी 5 ही चलती जाती, ऐसा ही है ना। लेकिन हमने जो रीवैल्यू किया तो रीवैल्यू एसेट अपवर्ड हुआ। अब अपवर्ड हुआ तो डेप्रिसिएशन आम हालात की निस्बत 1.3 रुपीज़ से बढ़ गई, बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अब ये डेप्रिसिएशन 1.3 से जो बढ़ी, इसका बढ़ना कहाँ पे चोट लगा गया होगा? यहाँ पे चोट लगा गया होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन अगर रीवैल्यूएशन ना करते तो यहाँ डेप्रिसिएशन तो पीएनएल में आती है ना, तो डेप्रिसिएशन कहाँ कितनी आती? 5। लेकिन हमने जो ये रीवैल्यूएशन की और ये रीवैल्यूएशन अपवर्ड, इस वजह से डेप्रिसिएशन जो 1.3 से ज़्यादा आई है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, इजाफी आम हालात की निस्बत ज़्यादा डेप्रिसिएशन जो आई है, उसका असर यहाँ पे गया, इस वजह से यहाँ पे भी गया। अच्छा मुझे बताओ, असर क्या पड़ा होगा इस प्रॉफिट पे? प्रॉफिट क्या हो गया? कम। अब ये कम वाला प्रॉफिट, ये कम वाला प्रॉफिट इधर पड़ा हुआ है, ठीक है, पड़ा हुआ है, ओके। अच्छा, और इधर से सरप्लस निकला और ये अपने अब्बू के पास पहुंच गया। प्रॉफिट अपने अब्बू के पास, रिवर्स सरप्लस ओसीआई अपने अब्बू के पास आ गया, ठीक है। अब इसने अपने अब्बू को शिकायत लगाई, अब्बू इनके बेटे की वजह से ना ये 25 रुपये इजाफी आया था ना, और 25 रुपये बढ़ा ना, अब्बू इनके बेटे की वजह से ना हमें 1.3 रुपीज़ का नुकसान हो गया, हमें 1.3 रुपीज़ की चोट पहुंची है। क्योंकि देखो ना, ये असूल की बात है ना, ये पैट और रिटेन्ड अर्निंग्स एतराज़ तो कर सकते हैं ना कि गेन को आपने इधर आने नहीं दिया, इस गेन की वजह से इजाफी डेप्रिसिएशन पड़ी तो वो आपने हमें चोट लगा दी, ठीक है। तो मसला है कि नहीं है? थोड़ा सा तो मसला है ना, बनता है कि नहीं बनता कि गेन आपने आउटसाइड पीएनएल रखा हुआ है, गेन आपने आउटसाइड पीएनएल रखा हुआ है, लेकिन इस गेन की वजह से डेप्रिसिएशन आम हालात की निस्बत ज्यादा आई, वो आपने इनसाइड पीएनएल रखी हुई है। अब ऐसे करते हो, ठीक है, तो है मसला कि नहीं? अब ये मसला यहाँ पे तो नहीं सुलझ सकता था, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो आपकी नजर आता है, जो आपका एसेट जिस वैल्यू पे उसी को डेप्रिसिएट करना होता है। पीपी के नोट में भी आप देखेंगे वो सब कुछ नजर आ रहा होता है। तो ये लड़ाई अब यहाँ पे तो सुलझी ना, इधर आके रिटेन्ड अर्निंग्स पहुंचा, ये पैट पहुंचा अपने घर में, रिटेन्ड अर्निंग्स ओसीआई के, ये ओसीआई पहुंचा अपने घर में। तो इसने क्या कहा अपने अब्बू को कि इनके बेटे की वजह से ना हमें 1.3 का नुकसान आया है, तो आप उनसे बात करें। अब ये हम सारे अच्छे दोस्त हैं आपस में, तो इन्होंने क्या कहा, भाई रिवर्स सरप्लस, यार वो सुना है तुम्हारी वजह से ना, तुम्हारे बच्चे की वजह से 1.3 का हमें क्या आ गया? नुकसान। क्या आ गया जी? नुकसान। तो वो तो यार आप हमें दे दो। मैंने कहा कोई मसला नहीं, बिस्मिल्लाह, ये ले 1.3, भाइयों में को कोई हिसाब किताब होता है, ये ले 1.3 अपना आप ले लें वापस, और ये 1.3 इधर आ गया। अच्छा, अब ये 1.3 क्योंकि बैलेंस नीचे नहीं होना, क्योंकि वो सवाल का असल में डेटा और था ना, लेकिन ये मैंने वैसे ट्रांसफ़र की एंट्री आपको सिखाई। ये क्या है जी? ट्रांसफ़र। ये क्या है? अच्छा, एक ट्रांसफ़र पहले बताया था, वो ट्रांसफ़र क्या था? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस एसेट अकाउंट में ताकि बुक वैल्यू पे आए, ये भी ट्रांसफ़र है। लेकिन ये ट्रांसफ़र क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन टू रिटेन्ड अर्निंग्स।
ठीक है, क्योंकि वजह सारी समझा दी। बाकी ये अल्हम्दुलिल्लाह आपको पहली बार में समझ आना कोई नहीं है, माशाल्लाह जितना आगे भी बड़ा है, इंशाल्लाह ये कल भी आएगा तो समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे फिगर नहीं डालता, बल्कि डाल दूँ फिलहाल, ये गायब कर देता हूँ। ठीक है, ओके, ये इसलिए गायब कर रहा हूँ कि फिर तो कोई मैच नहीं होना थले। ठीक है, तो 1.3 निकालो यहाँ से। अब मुझे बताओ रीवैल्यूएशन सरप्लस की नेटूरे क्या है? यहाँ पे पड़े हुए इस गांव के हर बाशिंदे की नेचर क्रेडिट ही है। तो इसकी नेचर क्या है? क्रेडिट। यहां से कुछ निकालेंगे तो डेबिट होगा। अच्छा, तो दूसरे भाई की भी नेचर क्या है? भाई है ना, दोनों भाई हैं। ठीक है, ये कजन्स थे आपस। अच्छा, तो इधर 1.3 आ गया। अब क्रेडिट नेचर की चीज में से कुछ निकले तो क्या होता है? डेबिट। और दूसरी में पहुंचे तो क्या होता है? क्रेडिट। तो ये एक ट्रांसफर की एंट्री हमें करनी पड़ेगी, और ये ट्रांसफर की एंट्री के साथ ओसीआई लिखने वाले तबाह दे, क्योंकि ये ट्रांसफर की एंट्री ओसीआई में रहते हुए तो नहीं हुई। यहां से पैट निकला, ओसीआई निकला, दोनों अपने घर आए। ये मसला बड़ों ने सुलझाया है, इसलिए इस सरप्लस डेबिट के साथ आपने ओसीआई नहीं लिख लेना। वो वहां पे प्रेजेंट हो गया कि इस साल में सरप्लस 25 का आया था, वो फिर आगे जाकर उन्होंने लड़ाई को सुलझाया। अब ये 1.3 कैसे निकाला है हमने? इधर देखो, ये 1.3 हमने कैसे निकाला? आम हालात वाली डेप्रिसिएशन 5 है, रीवैल्यूएशन के बाद वाली डेप्रिसिएशन 6.3 है। तो हमने कहा ये क्या है? 1.3 आम हालात की निस्बत ज्यादा डेप्रिसिएशन पड़ गई। ये ज्यादा डेप्रिसिएशन पड़ी तो इसका असर पैट पे पड़ा और रिटेन्ड अर्निंग पे पड़ा। तो फिर हमने उस असर को निकालने के लिए क्या किया? रीवैल्यूएशन सरप्लस को कम किया, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट। ये इंशाल्लाह कल दोबारा समझाऊंगा, इसको प्लीज टेंशन न लीजिएगा, टाइम खत्म हो गया ना। अब टाइम भी तो एक कंस्ट्रेंट है ना जी, तो क्या कर सकता हूं मैं। लेकिन ये एंट्री आज आई है, कल आएगी, और आप ऑनवर्ड जिंदगी में आनी है। जब कभी रिवैल्यूएशन होनी है ये करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, ये एंड आ जाए, डेप्रिसिएशन होगी और अपवर्ड रिवैल्यूएशन होगी, तो ये मसला होगा। तो ये कल भी होगा, ये तो होगा। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री पढ़ते ही मसला पड़ गया, रोला पै गया। क्या हुआ? आम हालात की निस्बत डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज होगी। अब इसकी वजह से 1.3 का नुकसान हो गया हमें, तो फिर वो नुकसान वापस ले रहे हैं हम। ठीक है, तो 1.3 से रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट करेंगे। इसके साथ ओसीआई लिखूं? ना, यही तो नंबर मिलेंगे और कटेंगे। ये लिखना नंबर देगा, यहां लिखना नंबर कटवा देगा, यहां ना लिखना नंबर कटवा देगा, यहां ना लिखना नंबर देगा। बात समझे? ये ज्यादा मुश्किल गल होगी, चलो छोड़ो, मिटी पाओ। ये करना है रीवैल्यूएशन सरप्लस नॉट ओसीआई। ओके, याद रखना। ये कल अगर किसी ने किया ना ऐसे, देखना मैं उल्टा लटकाऊंगा मैं इस बात। ठीक है, पूरा लेक्चर मैंने सिर्फ इस पे लगा दिया, सिर्फ ये ओसीआई लिखना या नहीं लिखना, इसलिए मैंने सारी ये कवाली की है। ये मैं आज से पहले ये किया करता था कि ओसीआई लिखता ही था, दोनों एंट्री सेम, फिर बाद में जाके समझाता था। उस वक्त फिर ज्यादा मुसीबत, ऊंट को रिक्शे में बिठाना, उससे बेहतर मैंने कहा आज जी कर लो रोला खत्म। ठीक है, तो ये ओसीआई क्यों आ रहा है और ये क्यों नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत समझ आ गया ना, तो बाकी भी आ ही जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, थोड़ा बहुत ही रिक्वायर्ड था फिलहाल। ओके, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट कितने से? 1.3 से। ठीक है जी, ये बेसिकली ये यहां से भी माइनस होता है। ठीक है, ओके, और ये कितना बच गया? ओके, ये समझ आया? अब इसकी नेरेशन लिख रहा हूं मैं। नेरेशन क्या है? ये है जी ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। ऐसी डेप्रिसिएशन जो मेंटल हो चुकी है वो कहलाती है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन फ्रॉम रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये आपके लिए लिख रहा हूं, टू रिटेन्ड अर्निंग्स, वरना इसमें सिर्फ इतना लिखना था, ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसकी और भी बहुत सारी लॉजिक्स हैं, और भी बहुत सारे इसके आगे कहानियां कर लेंगे कल इंशाल्लाह। फिलहाल ये हो गया। ठीक है, लेकिन एक आखिरी बात प्लीज, एक आखिरी बात, ये ना हमने ऐसे नहीं निकाला करना, इसके लिए हमारे पास एक जुगाड़ है। वो जुगाड़ क्या है? ये आपने क्या किया? एसिड के साथ क्या किया? हशर कर दिया इसका। क्या किया आपने? इसका हशर। आपने ना ये करते हुए तो सोचा, 120 उठाया और ये 19 निकाल कर सोचा ना, उसके बाद आपने
इस 25 को पकड़ना है और इसके साथ आंखें बंद करके वही कर देना जो एसिड के साथ किया, जिसको आप कहा करोगे नशर। जरा चेक करो, जरा चेक करो, जरा चेक करो। ये शॉर्टकट है। ये क्या है? शॉर्ट कट। वैसे नहीं देखा करेंगे हम, ये हर जगह चल जाएगा, वो हर जगह नहीं भी चलता, डेटा पूरा नहीं होता। तो क्या किया करेंगे? हशर नशर। क्या करेंगे? हशर नशर। हशर डेप्रिसिएशन की एंट्री, नशर ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन टू रिटेन्ड अर्निंग की एंट्री। मसला क्या आया है? ये कल उलट भी होना है इससे, इसलिए पहले बता रहा हूं। मसला क्या आया है? मसला ये आया है कि गेन आउटसाइड पीएनएल पड़ा है, जबकि इस गेन के आने की वजह से जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का असर है वो इनसाइड पीएनएल पड़ा हुआ है। तो ये दोनों अलग अलग पड़े हैं, तो इधर लड़ाई पड़ गई है, जिसको सुलझाया गया यहां पे जाके कि जितना इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से इसको असर पड़ा था, वो असर इसकी वजह से पड़ा था ना, तो इससे ये 1.3 लेकर इसकी और भी लॉजिक्स हैं। फिलहाल सबसे आसान समझ आने वाली यही है, इसलिए ये बता दी, और भी बता दूंगा इंशाल्लाह, वक्त दे नाल नाल। ओके, सही है। तो ये जनाब हो गया सवाल पूरा। अब जल्दी से जरा इधर ये दो एंट्रीज हुई हैं एक्स्ट्रा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 6.3, 31 दिसंबर 16 पूरा तो करिए ना, सर आते ही होंगे। 31 दिसंबर 2016 कैरी डाउन बताओ, कैरी डाउन वाले 6.3 होगा, क्योंकि एक साल की डेप्रिसिएशन तो पिछले की एलिमिनेट हो गई थी ना, तो इसमें सिर्फ इस साल की ही पड़ी होगी। ओके, और आखिर में ये एंट्री पड़ी, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स। दिमाग में क्रेडिट कर दो, ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिटेन अर्निंग का ओपनिंग मेरे पास नहीं है, प्रॉफिट कितना आया नहीं पता, वो सब नहीं ना पता, वो बन जैसे कैश नहीं बन सकता था, तो वो इसलिए पूरा बन नहीं ना सकता, पूरा डेटा नहीं है उसका, तो दिमाग में करो, जैसे डेप्रिसिएशन का दिमाग में कर लेते, ये तो खैर बन सकता था। तो ये रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, तो यहां पे क्या लिखोगे? रिटेन्ड अर्निंग्स। ये 31 दिसंबर 16 आ गया, और 31 दिसंबर 16 पर कैरी डाउन क्या शो कर रहा है? 23.7। देखो भाई, लेजर का बैलेंस आपका वर्किंग से मैच कर रहा है, निशानी है अकल वालों के लिए कि सही जा रहे हो। वो देखो 23.7। अब एसेट क्यों नहीं मैच कर रहा? एसेट अकाउंट ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पे पड़ा होता है, डेप्रिसिएशन अलग पड़ी होती है, नेट करके देखो 120 माइनस 6.3 तो 113.7 ही आएगा, वो भी मैच कर रहा है, टेंशन मत हुआ। ओके, ये कौन सा सवाल है? 51। आपका होमवर्क कौन सा सवाल है? 52 एंड 53। जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। छेती आ जाओ भाई मुंडिया, लेट